हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सांवली बेटी की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। शादी का मंडप सजा हुआ था। किरण के पिता हरीश की आंखों में आंसू थे। वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियाँ मांग रहे थे। आरव बेटा, ऐसे शादी के लिए मना मत करो। मेरी किरण की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इस लड़की का रंग सांवला है। आरव बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया था। फोटो में तो इसका रंग गोरा ही दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई। अब जो भी है, आरव अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे पर जोर नहीं देंगे। चलो आरव बेटा, चलो। आरव शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज किरण की शादी दहेज के कारण नहीं, बल्कि उसके सांवले रंग के कारण टूटी थी। किरण के पिता ने किरण की शादी के लिए अपनी गांव की जमीन को बेच दिया, ताकि किरण की शादी में कोई कमी न रहे। हरीश किरण की खुशियाँ चाहता था। किरण के लिए हरीश उसका पिता और माँ दोनों था। किरण जब 5 साल की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। तभी से हरीश ने अकेले ही किरण को पाल पोस कर बड़ा किया। किरण बिटिया कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, किरण बिटिया, किरण बिटिया। पापा, क्या हुआ? आपको लगा मैं कहीं कुछ कर न लूं? नहीं पापा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है। मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूं। पापा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम वापस गांव चले जाएंगे पापा। तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसी की याद दिलाता था, इसीलिए मैं तुझे लेकर शहर आ गया बिटिया। तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है। चल बिटिया, अब अपने गांव चलते हैं। किरण अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते हुए आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में हरीश फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ पापा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बैठो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। किरण बिटिया, पहले ही बहुत देर हो गई है। काम पर जाना भी तो जरूरी है ना। मैं चाय शाम को पी लूंगा। अभी मैं जाता हूँ। आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। पापा, आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने। और आप जानते हैं ना कि मुझे नाव चलानी बहुत अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और मुझे रोकना मत। आपको पता है ना, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। किरण हरीश को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने के लिए चली जाती है। पर किरण जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी, तभी कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है। बचाओ, बचाओ। अरे, ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है। मुझे इसे बचाना होगा। किरण डूबते हुए लड़के को बचा लेती है। लड़का बेहोश हो गया था। किरण लड़के को देखकर चौंक जाती है। ये तो आरव जी हैं। ये यहाँ पर? हम दोनों यहाँ घूमने के लिए आए थे। अचानक आरव का पैर फिसल गया और ये नदी में डूबने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं। मेरा घर पास में ही है। आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। किरण बिटिया, तू जानती है ना, ये वही आरव है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था और तू उसे घर ले आई। अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना।
मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताज़ा हो जाएं। आरव को होश आ जाता है। वो भी किरण और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। आरव, मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया। आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किरण, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। आरव 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिरने लगता है। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। आपके सर पर पत्थर लगा था, जिसकी वजह से जख्म है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ पर रह सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। किरण बिटिया, तुमने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? जानती है, तू जितना आरव को देखेगी तुझे उतना दुख होगा। पापा, आप ही तो कहते हो, मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी आरव के जख्म ताज़ा हैं, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। किरण का स्वभाव और सेवा भाव देखकर आरव बहुत शर्मिंदा होता है। उसने किरण के साथ इतना बुरा किया। उसके सांवले रंग के कारण उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया और आज वही किरण उसकी इतनी सहायता कर रही थी। आरव को वहाँ रहते 2 दिन बीत चुके थे। आरव, किरण तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। तूने उसके साथ बहुत गलत किया है यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफी मांग ले और शादी के लिए मना ले। मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है यार। अब किस मुंह से माफी मांगू? आरव अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी हरीश की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ पापा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। किरण, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। पापा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी। वहाँ अच्छे से हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो पापा। किशन, तो एक एम्बुलेंस बुक कर। हम आज ही किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। आरव किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है। किरण के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और समय पर इलाज हो जाने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। किरण, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। अपने आंसू पोंछ लो। हरीश को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। अरे बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पापा, आप ठीक हो। मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ और नहीं होगा। मेरा एक प्रायश्चित और है। मुझे एक प्रायश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं आपसे किरण का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे किरण से अच्छी लड़की कोई और मिल ही नहीं सकती। किरण लाखों में एक है। किरण, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। और फिर कुछ ही दिनों बाद आरव और किरण की शादी हो जाती है और किरण का जीवन खुशियों भरा हो जाता है। माधुरी अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी।
इसलिए माधुरी के पिता सूरज और माँ नीता अपनी बेटी की हर बात मानते थे और उसकी हर एक छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे नीता, जल्दी से मिठाई लाओ और सबका मुंह मीठा करवाओ। सूरज की बात सुनकर नीता और माधुरी जल्दी से उससे पूछते हैं, क्या हो गया जी, जो सबका मुंह मीठा करवा दूं? अरे बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। हमारी माधुरी बिटिया के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। कुमार जी कह रहे थे उसे हमारी माधुरी जैसी पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, जो उनके बेटे नीरज के साथ उनकी कंपनी संभाल सके। माधुरी का परिवार नीरज और उसके परिवार को पहले से जानते थे। नीरज एक बड़ी कंपनी का मालिक था और सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में बहुत ही धूमधाम से माधुरी की शादी नीरज से हो जाती है। नीरज के घर वाले भी माधुरी का अपने घर में बहुत ही प्यार से स्वागत करते हैं। भाभी, कमरे में जाने से पहले हमको कुछ शगुन देना पड़ेगा। बिना शगुन के आप अंदर नहीं जा सकती। करण की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कल से कंपनी में मेरे साथ चलना और काम करना, तब शगुन मिलेगा तुम्हें। क्या भाई, आप भी हर समय काम की बातें करते रहते हो? बेटा, ये शगुन लिए बिना मानेगा नहीं। फिर माधुरी करण को शगुन देती है। सब इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के 2 दिन बाद नीरज सुबह सुबह कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं भी चलूं क्या आपके साथ? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तुम घर पर आराम करो और अभी बुआ जी यही हैं, उनके साथ बातें करो, नहीं तो वो बोलेंगी कि बहू रानी को अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है। माँ, पिताजी, मैं कंपनी के लिए निकल रहा हूँ। माधुरी को भी लेते जा अपने साथ में। माधुरी को अभी घर पर ही छोड़ रहा हूँ, वो कुछ दिनों बाद मेरे साथ कंपनी चलेगी। और फिर नीरज चला जाता है। बहू को काम पर ले जाने की क्या जरूरत है, बहुएं तो घर संभालने के लिए बहुत हैं। तभी कुछ देर बाद करण का घर पर फोन आता है और वो बताता है कि नीरज भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर कुमार तो मानो जैसे सुन हो गया हो। क्या हुआ जी, किसका फोन था? कुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। कैसे भी हिम्मत करके वो नीलम और माधुरी को सब बताता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे नीरज को कुछ नहीं हुआ है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी कुछ देर में करण अपने भाई नीरज को लेकर घर आता है। पूरे घर में रोने की आवाजें आ रही थी। माधुरी के माँ पिता भी वहाँ पर आते हैं और वो सब बहुत दुखी थे। एक ही पल में सारी खुशियाँ छीन गई थी। माधुरी, जो 2 दिन पहले ही दुल्हन बनी थी, अब वो विधवा हो जाती है। फिर कुछ ही देर में नीरज का अंतिम संस्कार हो जाता है। माधुरी के माँ पिता अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थे। नीता माधुरी की सास से बोलती है, बहन जी, क्या हम माधुरी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएं? यहाँ रहेगी तो नीरज को याद करके बहुत दुखी होगी। यहाँ हर एक चीज उसे नीरज की याद दिलाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना माँ। मुझे नीरज की यादों के साथ यहीं रहना है। तभी नीरज की बुआ कुछ औरतों के साथ वहाँ आती है, जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। जो होना था वो हो गया। अब माधुरी को नीरज की विधवा बनकर ही रहना होगा।
फिर बुआ उन औरतों से कहती हैं, अंदर ले जाकर इसे सफेद साड़ी पहना दो, फिर इसका मुंडन कर दो। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, सब जरूरी है। एक विधवा को कैसे रहना है ये आजकल के लोग क्या जाने, तभी तो इन औरतों को लेकर आई हूँ। मेरी बेटी के बाल मत काटो। देखिए, आप कुछ मत बोलो, जो करना है करने दो। अब विधवा को विधवा की तरह ही रहना होगा ना। माधुरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस फूट फूट कर रोई जा रही थी। वो औरतें माधुरी को सफेद साड़ी पहनाकर बैठा देती हैं और फिर बाल काटने के लिए उस तरह ले आती हैं। सब लोग ये देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब उसे माधुरी का नसीब समझकर चुपचाप खड़े थे। करण भी वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था और वो अपनी भाभी की ये हालत देख नहीं पा रहा था। आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये लोग भाभी के बाल काटने वाले हैं। सबको ऐसे बुत बने देख करण मंदिर से सिंदूर लाता है और वो माधुरी की मांग भर देता है। माधुरी करण को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आप चाहे मुझे कितना भी मार लो, लेकिन मैं आपके साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। माधुरी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अनर्थ हो गया, विधवा बहू से शादी, तुम सब पाप के भागी बनोगे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। फिर सभी लोग माधुरी के कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं कि करण ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। बेटा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और नीरज की आत्मा भी तुम्हें ऐसे रोते देखकर बहुत दुखी होगी। हम जानते हैं नीरज को भूलकर दूसरी शादी करना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए हम सब तुम्हारी शादी अब करण से करवाना चाहते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में माधुरी की शादी करण से हो जाती है और खुशियाँ माधुरी की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।